नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान के हाय हाय सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक बहुत ही अच्छा दिन बिताया। दोस्तों सबसे पहले तो नॉर्थ बंगाल फेलोशिप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 पर मुझे अपने अनुभव साझा करना है। दोस्तों लगभग 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है और मैं अपने आप को एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने उन दिनों को याद करता हूँ तो मैं एक ऐसा शराबी था कि जो पूरी तरीके से जिसने अपना बॉटम हिट कर लिया था। बिल्कुल सारी बर्बादियों का जो अंतिम तल है, वो सारा तल मैं छूकर आया था। आज भी जब वो सारी चीजें याद आती है तो बिल्कुल सिहर उठता है आदमी। इतना भयानक मेरा अल्कोहलिज्म रहा है। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से और भगवान की कृपा से मेरे जैसा शराबी भी दोस्तों शराब से दूर होकर एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। ये प्रोग्राम हम सब के लिए काम कर सकता है, इसका मैं जीता जागता खुद उदाहरण हूँ दोस्तों। मेरी जिंदगी में मैंने कॉलेज लाइफ में शराब पहली बार पी थी, लेकिन एक शराबी कैसा होता है, उसके क्या हाल होते हैं, शराब कैसे उसे बर्बाद करती है, उसका परिवार कैसे सफर होता है, ये मैंने खुद पहले ही अनुभव किया था। क्योंकि मेरे पिताजी भी शराबी थे और बचपन से ही मैं वो सारी चीज़ें देखते आया था कि शराब हमें किस प्रकार से तहस नहस कर डालती है। अल्कोहलिज्म की वजह से ही मेरे पिताजी की नौकरी गई, वो बार बार मरते मरते बचे, घर की हालात बड़े खराब रहे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करके मुझे एजुकेशन लेना पड़ा। तो ये सारे अनुभव मेरे सामने में थे और सिर्फ घर के ही नहीं थे, घर के बाहर भी मैंने दारू पीकर लोगों को मरते हुए देखा था, बर्बाद होते हुए देखा था। उसके बावजूद मेरी ज़िंदगी में कॉलेज में जाने के बाद में शराब आई दोस्तों। और जो पहली बार शराब ली थी मैंने, तो बिल्कुल वो एंजॉय के लिए ही ली थी। एक दोस्त के यहाँ कोई प्रोग्राम था और उस वक्त 4 लोगों ने मिलकर बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो शराब पी थी। वो थोड़ी सी शराब पीने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। अगर इसको ठीक तरीके से पिया जाए, लिमिट में रहा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मगर दोस्तों उसके तुरंत ही बाद में एक ऐसा अनुभव जिंदगी में हुआ कि जो भगवान ने एक संकेत के तौर पे मुझे दे दिया था कि तू शराब के लिए नहीं बना है और तू थोड़ी सी पीकर रहने वाला शराबी है भी नहीं। मगर दोस्तों मैं उस वक्त उन चीज़ों को नहीं समझ पाया। एक डिजीज ऑफ डिनायल में मेरे जैसा अल्कोहलिक रहता है, वही डिनायल था मेरे में। एक आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग भी थी, जो अब ए में आने के बाद में ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि सबसे बड़ी जो जड़ है मेरे अल्कोहलिक बनने की, मेरी पूरी बर्बादी होने की, तो वो था दोस्तों मेरी पर्सनालिटी, इगोइस्टिक नेचर। और यही इगोइस्टिक नेचर दोस्तों मेरे जैसे शराबी में वो भावना भर देता है कि आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से कुछ अलग हूँ, कुछ विशेष हूँ। वैसे भी हम शराबियों में कुछ क्वालिटीज तो होती ही है, बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही हम थोड़े क्वालिटी वाले होते हैं। किसी न किसी क्षेत्र में हमारा अच्छा खासा कुछ वर्चस्व होता है। तो मेरी भी लाइफ वैसी ही थी। बहुत कम उम्र में मैं
काफी अच्छा मान सम्मान नाम पाया था, सोशली बहुत एक्टिव था, अच्छे अच्छे बड़े बुजुर्गों में बैठना मेरा होता था, और पढ़ाई में भी ठीक ही था। तो लोग काफी चाहते थे, लोग काफी प्रेम करते थे। और उस वजह से दोस्तों, ये जो लोगों का मान सम्मान मुझे बहुत जल्दी ही मिला, कुछ उसी की वजह से मेरे अंदर में एक आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग पनपना शुरू हो गया था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। और इसी फीलिंग ने कहीं तो भी मेरे शराबीपन को बढ़ाने में भी मदद की। जैसा मैंने बताया कि पहली बार शराब पीने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में एक पहला झटका मुझे मिला, वो था होली का त्योहार। जिनके साथ में शराब पी थी उन्हीं लोगों ने बोला, दोस्तों ने, होली आ रही है, बोले अरे आना, बोले एंजॉय करेंगे। तो बचपन से ही मैंने होली के त्योहार में लोगों को मजा लेते हुए एंजॉय करते हुए देखा था। ऐसे लोग जो कभी नहीं पीते उनको भी मैंने होली के दिन शराब पीते हुए डामाडोल होते हुए देखा था। तो वो कुछ यादें रह गई थी। और इसीलिए जब दोस्तों मैंने उस होली के त्योहार के दिन शराब पी, और उसके बाद में जब मेरी नशा फटी, तो मैंने देखा कि मैं अनजान व्यक्ति के खटिया पर पड़ा हूँ। कितने बजे इसका होश नहीं, कितनी शराब पी ली इसकी होश नहीं। और मेरे दोस्त बाकी लोगों को कह रहे थे कि अरे नहीं नहीं, ये कभी नहीं, कभी कभी पीने वाला है, बोले हमेशा वाला नहीं है। लेकिन सही में मुझे अंदर से खराब लगा था कि यार ये क्या हुआ, अपने साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर बहुत ही जल्दी हम नॉर्मल हो जाते हैं कि नहीं नहीं, कभी कभार हो गया, हमेशा नहीं होगा, कुछ थोड़ी सी ज्यादा हो गई इसलिए ऐसा हो गया। और इसी विचार से दोस्तों, शराब हमारी जिंदगी में बंद नहीं होती, दरवाजे खुले रहते हैं। तो मेरे साथ में भी वैसा ही हुआ दोस्तों। एजुकेशन चल रहा था, अच्छा नाम भी कमा रहा था, मान सम्मान भी मिल रहा था। लेकिन जहां तक शराब की बात थी, वो कैसे मुझे खींच रही थी अपनी तरफ पता ही नहीं चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों के साथ में मिलकर शराब पीना, बढ़िया एंजॉय करना, गाने गाता था मैं, शायरी का भी शौक था। तो ये सारा इतना यानी ऐसा लग रहा था कि मैं तो एक जन्नत वाली जिंदगी जी रहा हूँ। और पहले मैं सिर्फ नहीं पीने वालों के साथ में रहता था, मगर अब तो मैं सभी के साथ में एडजस्ट हो सकता हूँ। लेकिन इसी चक्कर में धीरे धीरे शराब बढ़ रही है, उसका प्रमाण बढ़ रहा है, उसके साथ में हादसे भी हो रहे हैं, इस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। शुरू में जो व्यक्ति, किसी ने अगर टोक दिया तो कहता था कि यार मेरा बाकी के लोगों के जैसा नहीं है, मैं उधार नहीं पीता, मैं कभी कभार पीता हूँ, अकेले नहीं पीता, मेरे पीने से किसी और को कोई नुकसान नहीं है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे साथ में भी होने लगी है। जिस दिन कोई पिलाने वाला नहीं मिला, तो फिर उस दिन मेरी क्रेविंग इतनी बढ़ जाती थी कि मुझे लगता था कि यार अजीब सा लग रहा है, क्या होगा, रात को नींद आएगी या नहीं आएगी, खाना होगा या नहीं होगा। और फिर मैंने अकेले ही जाना शुरू कर दिया था शराब पीने। मैं लोगों के मुंह ताकने लगा था, वेट करने लगा था कि कोई मिल जाए, कोई पिला दे। एजुकेशन चल रहा था, अर्निंग लर्निंग चल रही थी, तो इतना तो पैसा नहीं था कि मैं अपने शौक पूरे करूं। तो जहां मैं अर्निंग करता था तो वहां मैंने छोटी मोटी हेरा फेरी करनी शुरू कर दी शराब का जुगाड़ करने के लिए। उधार करना भी शुरू हो गया जैसे जैसे शराब बढ़ रही थी। इधर एक भावनाओं का बंद दरवाजा अल्कोहल ने खोल के रख दिया। सारी जो तमाम प्रकार की भावनाएं थी जो अंदर दबी हुई थी, चाहे वो खुन्नस की हो, घमंड की हो, ईर्ष्या की हो, सब बाहर निकल कर आ गई। मेरे पिताजी को मैं इन सारी चीजों का दोषी मानता था, उनके अल्कोहलिज्म के वैसे ही परेशान था। तो उनके प्रति जो गुस्सा और खुन्नस थी वो उफान पे आ गई। और फिर धीरे धीरे इस शराब ने जो डेयरिंग मेरी बढ़ाई, तो उनके साथ में तू तू मैं होने लगी। उनकी इन्वेंट्री लेना, उनको जलील करना,
और यही बढ़ते बढ़ते गाली गलौज में तब्दील हो गया। और एक सबसे बड़ी घटना ये हो गई कि एक बार मैंने उन पर हाथ उठा दिया था। तो ये सारी चीजें हो रही, मैं गिरते पड़ते आ रहा हूँ, कई बार ब्लैकआउट जा रहा हूँ, तो ब्लैकआउट में जाने के बाद लोग उठाकर मुझे ला रहे हैं, लोग हर जगह मुझे टोक रहे हैं, कुछ लोग मेरे से दूर होते जा रहे हैं। सोशल सराउंडिंग में रहने वाला इंसान धीरे धीरे उन लोगों ने मुझे दरकिनार करना शुरू कर दिया। दोस्त जो मुझे बहुत चाहते थे, सम्मान देते थे, सराखों पे बिठाते, मेरी केयर करते थे, जब उन्होंने देखा कि ये मान नहीं रहा है, तो वो भी मेरे से धीरे धीरे दूर होते चले गए। दोस्तों, मैं मानने को तैयार ही नहीं। पूरे अल्कोहलिज्म के उफान में ही मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की और अच्छे एक व्यवसाय में गया। लेकिन दोस्तों, वहां पर शराब की बोतल ही ले गया मैं, तो वो प्रोफेशन शुरू होने के पहले ही खत्म कर दिया। एक बेवड़े का स्टैंप लगा कर ही मैं वहां गया था, जिसका असर मेरे प्रोफेशन पे भी गिरा। हाल बड़े बेहाल हो गए। और दोस्तों, कहीं तो भी दोस्तों, 2400 घंटे का शराबीपन मेरा हो गया था। 2003 में मैं बीमार गिरा। डॉक्टरों ने बताया कि टीबी हो गई और हाल बहुत ही खराब थे। यही मार्च अप्रैल की धूप थी और बिल्कुल दोनों तरफ से मेरा पानी निकल रहा है, मुंह से भी पीछे से भी, और हाल ऐसे थे कि ये अब जाता या तब जाता, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था मेरा। लेकिन भगवान की कृपा हुई दोस्तों कि उस भयानक बीमारी से मैं बचा। 11 महीने मैं कहीं तो भी बेड पर रहा। 4-5 महीने तो पूरी तरीके से बेड रिटर्न रहा। बाद के 4-5 महीने बैसाखियां लगी। बैसाखियों से मैंने फिर से चलना शुरू किया। लेकिन 11 महीने के बाद में जब फिर दोबारा अपने काम धंधे पे लौटा, कुछ लोगों का मैंने काम किया और उनके साथ में एक बार में बैठना हुआ। मैं ये ठान कर बैठा था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और अभी अभी मैं मरण शैया से उठा हूं, ये सब मुझे याद था। लेकिन उस वक्त मैं कोई ए में था नहीं, अल्कोहलिज्म मैंने सुना नहीं था, 12 कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं एक अल्कोहलिक बन चुका हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, फर्स्ट ड्रिंक फैटल, पहला ही घूंट घातक, ये सारी चीजें कुछ सुनी हुई थी नहीं। हाँ, इतना सबसे सुना था, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, डॉक्टर हो, कि यार दारू खराब है, दारू मत पी। लेकिन ये जो फैक्ट है मेरी अपने वास्तविकता के, ये नहीं मालूम थे। और इसीलिए जब वो टेबल पर बैठने के बाद में जिनके साथ बैठा था उन्होंने शराब सर्व की और बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में वो शराब मेरे ग्लास में डाली गई। नहीं नहीं बोलते बोलते 11 महीने के बाद में मैंने वो ग्लास का प्याला उठा लिया। और बस फिर उसके बाद में बाकी का काम हमारा जो दिमाग है वो करना शुरू कर देता। अरे पहले जैसी नहीं पिएंगे, कभी कभार पीते जाएंगे, कंट्रोल में पिएंगे, ब्रांड बदल देंगे, जगह बदल देंगे। मगर ये नहीं मालूम था दोस्तों कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग करने वाला शराबी हूँ ही नहीं। शराब के मामले में मैं पागल हो जाता हूँ और शराब पीने और पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता हूँ। तो ये सारी चीजें जब दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 2007 में मैसेज मिला, वो भी एक अल्कोहलिक दोस्त जो हम साथ में ही शराब पिया करते थे, एक ही एरिया में रहते थे, वो 2 महीने से शराब से दूर थे, तो उन्होंने मुझे जब ए में लाया तो यही सारी चीजें सुनने को मिली कि अल्कोहलिज्म क्या है। मैं एक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ, मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विथ फिजिकल एलर्जी। शराब का एक ऐसा जुनून, एक ऐसा उन्माद पागलपन कि जो मुझे दारू पिलाकर ही दम लेता है। कोई भी इंसानी ताकत, ह्यूमन पावर मेरे ऑब्सेशन को रोक नहीं सकती। और फिर एक बार मेरे मुंह को शराब लगी, मेरी फिजिकल एलर्जी जाग जाती है और मेरा शरीर दारू मांगना शुरू कर देता। पहला ही घुट घातक, जैसे ही शराब का पहला घुट पेट में गया, एलर्जी जाग जाती है और शरीर शराब मांगना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें 15 साल होते रही दोस्तों, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई और ना ही कोई समझाने वाला मिला। लेकिन जब मैंने ए में आने के बाद में अल्कोहलिज्म को सुना,
मेरे पहले आए हुए लोगों ने अपने अनुभवों के माध्यम से ये बात मेरे सामने में रखी, तो सारा 15 साल का जो पूरा जीवन चित्र है वो एक सिनेमा की तरह सामने में आ गया। और मुझे मानना पड़ा दोस्तों कि हाँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। मैं बाकी शराब पीने वालों से अलग हूँ, उनकी मेरे से तुलना नहीं हो सकती। मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं शराब के मामले में पावरलेस हूँ, हतबल हूँ। और दूसरी बात कि मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल हो चुकी है, यानी मेरे जीवन में जो अस्त व्यस्तताएं हो चुकी है उनको भी ठीक करने के लायक मैं नहीं बचा हूं। अब इसे ही स्टेप नंबर 1 कहते हैं, पहला कदम कहते हैं। ये काफी महीनों तक मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि लिटरेचर में शुरू में ही पढ़ने को नहीं मिला। सिर्फ जो मेरे पहले आए हुए लोग थे वो अपने अनुभवों के माध्यम से टॉपिक शेयरिंग करते थे। एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, मध्यपाश एक रोग, और ऐसे ही अनगिनत स्लोगन्स मैं सुन रहा था। बाकी लिटरेचर मैंने थोड़ा देर से ही पढ़ा। तो पहले कदम को कैसे मैंने इस मीटिंग में आते आते ही स्वीकार किया, मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभव से, मुझे खुद को भी पता नहीं चला। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि ए में जब मैं आया तो मेरे सामने में सबसे बड़ी चुनौती थी जान बचाना। क्योंकि वो आखिरी दिनों का जो डायलेमा था, दुविधा थी, उससे मैं गुजर रहा था, जहाँ साफ साफ दिख रहा था कि ऐसे ही पीते रहोगे तो मरना तय है। और दूसरा कि दारू नहीं मिली तो मर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि विड्रॉल्स ऐसे भयानक थे कि हाथ पांव कांपते थे, दिल धड़कता था। 5-6 बार मैं चक्कर आकर गिर गया था, मुझे खुद को ही पता नहीं चलता था उस वक्त जब मैं चक्कर आके गिर जाता था, क्या हुआ क्या नहीं। लोग बताते थे कि अरे तुझे पता है क्या हुआ, तू चक्कर आके गिर गया। इस कोरोना लॉकडाउन में ही मीटिंग्स में एक मेंबर ने बताया, इसको रम फिट्स कहते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। और ये इतने खतरनाक होते हैं कि आप पैरालाइज हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। मगर ए में आने के बाद में किसी को भी ये प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं होते, और मुझे खुद 15 सालों में फिर दोबारा ये कभी हुआ नहीं। तो वो एक दुविधा, जो डायलेमा था आखिरी दिनों का, कि ऐसे ही पीते रहोगे तो मरना तय है, लेकिन नहीं पिएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आखिरी दिनों के जो मेरे हाल थे, कि मजबूरी में ही सही इस प्रोग्राम को मुझे प्रैक्टिस करना ही पड़ा। जो जो यहाँ बताया जा रहा है उसको सुनना ही पड़ा, क्योंकि जान बचाना था। तो जो पहले आए हुए लोगों के अनुभव थे दोस्तों, उन्हीं में से ये सब कुछ सीखने को मिला, एक आइडेंटिफिकेशन मिला कि हाँ, मैं एक शराबी हूँ, और ऐसा शराबी हूँ कि जो सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता। और उस वक्त मेरे जो हालात थे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, लगभग जीवन का एक भी फ्रंट ऐसा नहीं था कि जो कहा जा सकता है कि ठीक था। हर फ्रंट पूरी तरीके से खराब था। आर्थिक स्थिति खराब थी, शादी नहीं हुई थी, सामाजिक बहिष्कार झेल रहा था, क्योंकि 2003 की बीमारी से उठने के बाद में जब मैं फिर दोबारा दारू की तरफ गया तो उसके बाद में लोग मुझसे नफरत करने लग गए थे, क्योंकि उनकी नजरों में मैंने नफरत देखा था। उनको लगता था कि ये कोई आदमी है, अभी मरते मरते बचा है, फिर दोबारा चालू कर दिया इसने। तो कहीं तो भी दोस्तों बड़े ही खराब हाल थे। और आखिरकार मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि मैं एक तो सीमित मात्रा में पीने वाला शराबी नहीं हूँ, जो कदम नंबर 1 स्टेप नंबर 1 कहता है। और दूसरा कि मेरे जो हालात है, जो जीवन अनमैनेजेबल है, वो मैं मेरी बदौलत ठीक नहीं कर सकता। शादी होना मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से मैं बदनाम हो चुका था। मेरा काम धंधा जो पूरा खराब हो गया था, वो ठीक करना मेरे हाथ में उस वक्त नहीं था। लोग लोग मुझे फिर अपना ले, ये ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। 35-40 किलो का वजन था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, वो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। तो जो स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, यही हमारी बुनियाद है, शुरुआत है। और बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि ये कदम मुझे 100% लेना पड़ता है। आज मैं इस बात को बिल्कुल बोल सकता हूँ
कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी जो लोग फिर दोबारा बार बार दारू की तरफ में जाते हैं, चाहे वो 1000 कारण गिनाए, 1000 बहाने बताए कि मैं इस कारण से पी रहा हूँ या उस कारण से पी रहा हूँ। कोई बोलता है कि 36,000 बहाने हैं हमारे पास दारू पीने के। तो एक शेयरर बोलते थे, एक अल्कोहलिक के सर पे जितने बाल होते हैं उतने उसके पास बहाने हैं। और बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर नहीं पीने का कोई कारण है तो वो यही है दोस्तों कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। यही वो चीज़ है जो मुझे बचा सकती है। और दूसरा कि मैंने अपनी बर्बादी का जो बॉटम है, तल है, उसको छू लिया। कितनी मेरी बर्बादी हुई, लोगों से उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि अगर लोगों से तुलना करेंगे तो फिर मुझे लगेगा नहीं नहीं, मेरी तो अभी भी उतनी बर्बादी नहीं हुई है। शायद इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ये जो पहले कदम में दोनों हिस्से हैं, वो दोनों हिस्से हमको स्वीकार करना पड़ता है। यदि मैंने एक हिस्सा कबूल किया और दूसरा नहीं माना, तो भी मेरी जिंदगी में शराब आ सकती है। मान लीजिए कि मैंने ये मान लिया कि मैं मानता हूँ कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, लेकिन हाल इतने भी खराब नहीं है, मेरी उतनी बर्बादी नहीं हुई बॉस जितनी लोगों की हुई। ये लोग बता रहे हैं कि इनकी बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, कोई मर गया हमारे अल्कोहलिज्म से, किसी की नौकरी चले गई, किसी के घरदार बिक गए, एक्सीडेंट हो गए। इतना तो अपना नहीं है बॉस। तो यदि मैं अपनी बर्बादियों को कबूल नहीं करता हूँ, तो भी मैं शराब की तरफ में जाऊंगा। और यदि मान लीजिए कि मेरे जैसा अल्कोहलिक अपनी बर्बादियों को तो कबूल करता है, हाँ हाँ ठीक है, मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया है, बीवी बच्चे गए, घरदार गया है, एक्सीडेंट हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन ये तो मैं नहीं मानता कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता या शराब के मामले में मैं पूरा पावरलेस हूँ, हतबल हूँ। नहीं नहीं, चाहे कितनी भी बर्बादी हुई, लेकिन शराब को मैनेज कर लेंगे बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। और हर बार मेरे जैसा शराबी यही सोच के मुंह की खाता है। मेरा 15 साल का जीवन ऐसा ही रहा। मैं बार बार मुंह की खाते रहा, फिर उठकर खड़ा होना, फिर वही कोशिश करना एक पागल इंसान के जैसी। तो आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरा अल्कोहलिज्म एक इनसैनिटी के अलावा और कुछ नहीं था। पूरी तरीके से पागल। जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी जिंदगी में सही क्या है और गलत क्या है, तो वो कैसे सैन पर्सन हो सकता है, कैसे वो होश हवास वाला व्यक्ति हो सकता है। मैं जब अपने अल्कोहलिज्म को याद करता हूँ, तो वो पूरा अल्कोहलिज्म एक पागलपन की ही कहानी नजर आती है। ऐसे ऐसे हाथ हथकंडे मैंने किए, ऐसे ऐसे काम मेरे हाथों से हुए कि जो समझदार इंसान कर ही नहीं सकता। उल जुलूल हरकतें मैंने अपने अल्कोहलिज्म में की है। एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो आग की लपट अगर उसको लग जाए, तो वो दोबारा उस आग को छूता ही नहीं। लेकिन मैं एक ऐसा अल्कोहलिक था, समझदार था, इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा लिखा था, उसके बावजूद एक ही गलती को मैं बार बार कर रहा था। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं होश में था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम पहले कदम में 100% सरेंडर करते हैं, अपनी पूरी बर्बादी कबूल करते हैं कि हाँ, मैंने अपना बॉटम हिट कर लिया है, लोगों का कितना हुआ पता नहीं, लेकिन मेरी जितनी बर्बादी हुई है उतनी मेरे लिए काफ़ी है, इस बात को मैं कबूल करता हूँ। और दूसरी बात कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। जब मैं इस बात को, पूरी हतबलता को अपने स्वीकार कर लेता हूँ, वहीं से कहीं तो भी दोस्तों एक ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता मेरे अंदर में आती है। तो जब मैं पूरी तरीके से ये मान रहा हूँ कि मैं पावरलेस हूँ, मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता और अपने जीवन को भी ठीक नहीं कर सकता, तो फिर अब ये करेगा कौन। यही जो पहले कदम में 100% सरेंडर है, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये हमें दोस्तों दूसरे कदम पे ले जाती है कि केम टू बिलीव दैट पावर ग्रेटर आवर सेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। जब तक मेरे जैसा अल्कोहलिक अपने आप को कमजोर ही नहीं मानेगा, अपनी हतबलता को स्वीकार ही नहीं करेगा, तो वो मदद मांगने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा। तो जब मैंने दोस्तों 100% इस बात का स्वीकार किया कि हाँ, मैं शराब के मामले में कमजोर हूँ, मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता और वैसे ही अपने जीवन को भी ठीक नहीं कर सकता, तो मेरे पास में कोई दूसरा तीसरा चारा ही नहीं बचा
कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का स्वीकार कर लूं। पहले दिन जब मैं एए में आया था तो मैं उत्सुकतावश आया था कि मेरे दोस्त की शराब बंद हो गई है और मुझे भी शराब बंद करनी है, चलो जाकर देख लेते हैं क्या होता है करके। लेकिन जब मैंने वहां देखा मीटिंग हॉल में कि मेरा दोस्त ही नहीं और भी लोग हैं जो शराब से दूर है, और उनके जो अनुभव मैंने पहले ही दिन सुने, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। यार ये लोग शराब से अगर दूर रह सकते हैं तो बिल्कुल मैं भी रह सकता हूँ। उस पहले ही मीटिंग ने मेरे अंदर में एक विश्वास को जन्म दिया। फैथ। पहले ही दिन उस विश्वास को मैंने पाया कि हाँ यार, कि ये मीटिंग अपने लिए है। यहाँ अगर मैं आते रहूंगा ना तो मेरी शराब बंद हो सकती है। और जैसे जैसे एक एक दिन के आधार पे इस एक ही मीटिंग में मैं आते रहा, वैसे वैसे देखा दोस्तों कि कैसे मैं शराब से दूर होते चले गया, मुझे पता भी नहीं चला। जीवन में बहुत ही खराब परिस्थितियां थी जो मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ में लेके जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग की बदौलत कहीं तो भी शराब पीने के विचार नहीं आ रहे थे। तो ये जो मेरे साथ में हो रहा था कि कैसे दिन हफ्तों में बदल रहे थे, हफ्ते महीनों में बदल रहे थे, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। तो ये जो हो रहा था ये कर कौन रहा था? तो आखिरकार मैं एक नास्तिक किस्म का इंसान था दोस्तों। जब ए में आया था तो यही सारी चीजें मैं रोज मीटिंग में सुन रहा था। मगर ए में आने के बाद ही मुझे कुछ साल के बाद याद आया कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसके पहले भी एक बार आ चुका हूँ। एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त मुझे ए की मीटिंग में ले गया था। उसको लगता था कि यार इसकी शराब बंद हो जाए, तो मैं पीकर ही था। थोड़ी देर बैठने के बाद में मेरा दोस्त मुझे उस मीटिंग से बाहर ले गया और बोले चलो, बोले यार, बोले यहाँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे मैं बोला क्या हुआ, मुझे मालूम भी नहीं था कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। अरे बोले ये सब यहाँ गॉड भगवान प्रभु चल रहा है बोले, और मुझे मालूम है बोले तुम टिकोगे नहीं। मेरे दोस्त की कोई गलती नहीं थी दोस्तों, क्योंकि वो जानता था कि मैं किस प्रकार की मेंटेलिटी का इंसान हूँ। मैं एक नास्तिक इंसान था पूरी तरीके से, और उसको लग रहा था कि ये इस चीज यहाँ पर नहीं ठीक टिक पाएगा ये। मगर जब मैं पूरी तरीके से हतबल होके हार मान के जब ए में आया, यही चीजें चल रही थी। लेकिन मैं अब डिस्टर्ब नहीं था, ये मुझे चीजें परेशान नहीं कर रही थी। इन 15 सालों में अनगिनत लोगों को मैंने इन्हीं चीजों को न स्वीकारने की वजह से, न समझने की वजह से ऐसे दूर जाते हुए देखा। लेकिन मेरी एक तो पहले मजबूरी थी कि मुझे जान बचाना है, और दूसरी बात, जैसे जैसे धीरे धीरे मैं यहाँ आते गया, मैंने अपनी जिंदगी में वो परिणाम देखे कि मेरे जैसा इंसान एक दिन भी शराब से दूर नहीं रहने वाला, कैसे एक एक दिन के आधार पे शराब से दूरी पा रहा है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी पीने के विचार नहीं आ रहे। ए में आने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों मेरी एक जगह एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, और उस एंगेजमेंट की खबर देकर मैं, सब लोगों को खबर देकर मैं शाम को घर पहुंचा, और घर के लोगों ने बताया अरे उन्होंने तो एंगेजमेंट तोड़ दिए। तो दोस्तों मेरे, मैं तो खड़े खड़े कांपने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सबको मैं बताकर आया हूँ कि मेरी एंगेजमेंट है, और अब इन्होंने मेरी एंगेजमेंट रद्द कर दिए, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एक बेवड़ा पहले ही बदनाम होता है, फिर भी उसको बदनामी की बड़ी फिक्र। तो मैं तो खड़े खड़े कांप रहा था, और शायद मैं शराब की तरफ में जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा कारण था इनिशियल सोब्रिटी में, लेकिन मैं शराब नहीं पिया दोस्तों। तो ये जो परिवर्तन मेरी जिंदगी में हुआ एक चमत्कार से कम नहीं था। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मैंने अपनी बदौलत किया? एक पावर मेरी जिंदगी में काम कर रहा था, मुझे भरोसा करना पड़ा। केम टू बिलीव, इस विश्वास पे मुझे पहुंचना पड़ा कि कोई तो भी शक्ति मेरी जिंदगी में काम कर रही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे ये कोई बात नहीं थोपी कि तुमको फलाने भगवान को मानना है या फलाने इंसान को मानना है। यहाँ मुझे वो स्वतंत्रता दी गई कि भाई एक हायर पावर की कंसेप्ट, अगर तुम किसी गॉड को नहीं मानते हो तो किसी पावर को तो मानते हो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी एक पावर है, उसको भी आप हायर पावर के तौर पे ले सकते हो। और सही में ईमानदारी से बताता हूँ दोस्तों, गॉड कंसेप्ट के मामले में मेरे अंदर में कुछ तो निगेटिविटी थी ही थी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस को एक हायर पावर के तौर पे मानने में कोई दिक्कत ही नहीं गई।
क्योंकि परिणाम सामने में थे। ये प्रोग्राम ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे जैसा 2400 घंटे का शराबी एक दिन दारू से नहीं दूर रहने वाला, एक दिन क्या 1 घंटा निकालना मुझे मुश्किल हो जाता था, दारू के लिए मुझे सुबह उठते बराबर भागना पड़ता था, वो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शराब नहीं पी रहा है। तो ये मैं इस बात को क्लेम कर सकता हूँ कि मैं अपनी बदौलत कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। तो सेकंड स्टेप कहीं तो भी, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, अज्ञेयवादी हो, या किसी भी प्रकार की विचारधारा को हो, ये हम सब के लिए एक रेलिंग पॉइंट है। 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तो दूसरे कदम के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है दोस्तों, कि हर किसी भी प्रकार की विचारधारा को मानने वाला, चाहे वो भगवान को मानता हो न मानता हो, लेकिन दूसरे कदम में हम सब लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि हायर पावर की कंसेप्ट को मानने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे अभागों अभागों को मैंने देखा है दोस्तों, कि जो इन चीजों को नहीं समझ पाए, सोचने में थोड़ी गड़बड़ कर दिए, बगैर सोच विचार के एक उन्होंने रिजेक्ट कर लिया कि ये कोई धार्मिक प्रोग्राम होगा या कन्वर्शन का प्रोग्राम होगा। और वो लोग जब ऐसे चले गए तो आज दुनिया में नहीं है। कई लोग आज भी जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी को हम जिंदगी अच्छी नहीं बोल सकते। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ओल्ड टाइमरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कहा आते रहो, धीरे धीरे ये प्रोग्राम तुम्हारी समझ में आएगा, गड़बड़ मत करो, तुम्हारे हर सवालों का जवाब यहाँ मिलेगा अगर आप पाने के इच्छुक हो। आपके अनुभव भी आपके सवालों के उत्तर दे देंगे। और मुझे दूसरे कदम का सार क्या है, वो अनुभव लेते लेते ही समझ में आ गया। तो आगे, जैसा मैंने बताया कि शराब से तो मुझे दूरी मिल गई थी, लेकिन मेरे जीवन में जो अस्त व्यस्तताएं थी, जो बर्बादियां मैं कर चुका था, वो कहीं तो भी मुझे बड़ी परेशान करती थी। जैसा मैंने बताया, मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा काम धंधा पूरा खराब हो चुका था, सोशली मैं बायकॉट झेल रहा था, कर्जे थे। तो कई बार विचार आता था और वो परेशान करता था कि कैसा होगा, शादी होगी कि नहीं होगी। कई बार मैं रिजेक्ट हो चुका था शादी के मामलों में। काम धंधे की हाल तो ऐसे थे कि लगता ही नहीं था कि अब ये फिर से खड़ा हो पाएगा, क्योंकि प्रोफेशन है तो गुडविल का सवाल था, और माथे पे तो अल्कोहलिक का ठप्पा लग गया था। अब यहाँ से कैसे शुरुआत करें? अकेला गिर गया था मैं आखिरी दिनों में, फिर लोगों से संबंध कैसे सुधरेंगे? आर्थिक स्थिति पहले ही खराब थी, तो कर्जे कैसे चुकता करेंगे? ये इस कई प्रकार की समस्याओं और बर्बादियों को लेकर मैं स्ट्रगल कर रहा था। मेरे सोब्राइटी में एक प्लस पॉइंट रहा सर्विस का। शुरू से ही मैं एक ही सर्विस में रहा, इन्वॉल्व रहा, जिसका मेरी सोब्राइटी में रिकवरी में बहुत फायदा हुआ दोस्तों। कदमों पे मैंने बहुत ज़्यादा बाद में काम किया, लेकिन एक ही सर्विस ने इनिशियल डेज में दोस्तों मुझे कहीं तो भी सोब्राइटी को मजबूत करने में मदद की। एक ही सर्विस इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम थे वो मुझे ज़्यादा हावी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आखिरकार मुझे जो भी सच्चाई है जिंदगी की, उसको कब तक मैं डिनाई करूं, मैं कब तक ए में हाइड रहूं? कई बार हम लोग शुरू शुरू में ए में छुपने की भी कोशिश करते हैं, परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं। तो ए में छुपने से हमारी जिंदगी की समस्याएं थोड़ी हल होने वाली है, उनको तो फेस करना ही पड़ेगा। दिन रात ए मैं कर रहा था, तो उससे घर के लोग भी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि पहले दिन रात दारू पीता था और अभी दिन रात ए कर रहा है, तो परिस्थितियां उससे थोड़ी बदलने वाली है। तो सोबराइटी मिल रही थी, शराब की दूरी तो मिल रही थी, लेकिन सेरेनिटी, चित्त शांति कहाँ है, पीस ऑफ माइंड कहाँ है? क्योंकि बाकी चीजों में जब तक सुधार नहीं होगा तो सेरेनिटी नहीं आएगी। तो आखिरकार मुझे अपनी जीवन की जो परिस्थितियां थी उनको फेस करना ही था। अब उसको फेस कैसे किया जाए? तो दोस्तों तीसरा कदम मेरी मदद में आया। वही ओल्ड टाइमर जो मेरे पहले आए हुए लोग, उनके अनुभव मैं तीसरे कदम पे सुनता था कि वैसे भी तुम्हारे हाथ में कुछ बचा हुआ नहीं है, और इसलिए वो जो पुराना तरीका है सेल्फ वेल रन राइट का, अपनी मनमानी करने का, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, तो वैसा होने वाला नहीं है। जितनी जल्दी इन चीजों को कबूल कर लोगे, एडमिट कर लोगे, उतनी जल्दी तुमको फायदा होगा। अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर सेरेनिटी चाहिए, तो तीसरे कदम का स्वीकार किए बगैर
कोई दूसरा चारा नहीं है। और जैसे कि मैंने अनुभव किया कि या तो मजबूरी में कबूल कर लो या फिर स्वेच्छा से कबूल कर लो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है दोस्तों की मजबूरी में कबूल करनी ही पड़ती है। मेरे पास में तीसरे कदम को मजबूरी से स्वीकार किए सिवाय दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन आज मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आज मैं इस प्रोग्राम को स्वेच्छा से लेता हूँ। अपना मन और जीवन ईश्वर के हवाले सौंप देने का निर्णय, इसको मैं अगर सिंपल तरीके से अगर लूँ तो दोस्तों वो है कि परिस्थितियां जैसी है उसको कबूल कर लेने का। एक ओल्ड टाइमर जो मेरे आज स्पॉन्सर भी है, हमेशा अपनी शेयरिंग में कहते थे कि जब हम किताबी भाषा में पढ़ते हैं तो तीसरा कदम समझ में नहीं आता। आज भी बहुत लोग मिलते हैं, खुद मेरे भी हाल वैसे ही थे कि तीसरा कदम गले ही नहीं उतरता था कि मन और जीवन ईश्वर के हवाले सौंप देना। अब ये मन और जीवन ईश्वर के हवाले कैसे सौंपा जाएगा? तो बहुत सिंपल तरीके से मेरे स्पॉन्सर ने अपने शेयरिंग के माध्यम से भी वो बताते थे, और जब पर्सनली डिस्कस किया तो भी उन्होंने बताया कि किताबी भाषा में समझ में नहीं आएगा, इसको सिंपल तरीके से लो कि परिस्थिति जैसी है वैसी कबूल कर लो, और उसके सिवा तुम्हारे पास में कोई चारा भी नहीं है। जब कोई चीज तुम्हारे मन के विपरीत होती है या तुम्हारे हाथ में नहीं होती तो दो ही रास्ते बचते हैं, हंस के कबूल कर लो या रो के कबूल कर लो। अब कबूल ही करना है तो रो के क्यों कबूल करने का, हंस के ही कबूल कर लो। और ये जो तीसरे कदम का जो सार था उसने जीवन को इतना आसान कर दिया। परिस्थितियां खराब थी, आगे के कई साल तक खराब रही, आर्थिक परिस्थिति तो कई सालों तक खराब रही मेरी ए में आने के बाद में भी। लेकिन वो जो इनिशियल डेज में जो कुछ अच्छी चीजें मैंने सुन ली थी, समझ ली थी, उसका बहुत फायदा हुआ। इजी मनी के चक्कर में मत भागो, गो स्लो, धीरे चलो, जो जो चाहते हो सब मिलेगा, गड़बड़ मत करो। आध्यात्मिक प्रगति पे ध्यान दो, भौतिक तरक्की तुम्हारे पीछे आने वाली है। दूसरी तरफ मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे कि जो ए में आने के बाद में तुरंत ही भौतिक तरक्की के पीछे भागे, उन्होंने सोबराइटी को दूसरे नंबर पे रखा तो वो लोग सोबर नहीं रह पाए। बहुत सारे लोग इजी मनी के चक्कर में फंस गए, सट्टा, लैटरी, जुआ, दो नंबर के काम। यानी जल्द से जल्द भौतिक तरक्की भी चाहिए बगैर मेहनत के या कम मेहनत के, और जल्द से जल्द भी चाहिए। तो ये शॉर्टकट कहीं तो भी उनको फिर दोबारा दारू के अड्डे की तरफ ले गया। कई लोग शराब तो नहीं पिए लेकिन बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित उनको मैंने देखा, चेहरे पे 12 बजे हुए है, जिन दारू से तो दूर है लेकिन जीवन में कोई सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। ऐसे लोगों को भी मैंने ये में देखा। तो ये सारे चीजें दोस्तों एक अनुभव के ही चीजें थी। लोग, हम सभी लोग या मैं खुद तो दोस्तों दूसरों के अनुभव से भी हम सीखते हैं और अपने अनुभव से भी सीखते हैं। तो इन सारी चीजों से कहीं तो भी बहुत आसानी गई इस प्रोग्राम को लेने की, कि जब चीजें मेरे फेवर में है ही नहीं, जब मेरे हाथों में है ही नहीं। जैसा कि हमारी सेरेनिटी प्रेयर, तीसरा कदम और सेरेनिटी प्रेयर बिल्कुल एक दूसरे की पूरक है। तीसरे कदम को अगर समझना है तो सेरेनिटी प्रेयर का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ हमारी लाइफ को डिफाइन किया गया है कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी है कि जो हमारे हाथ में है, जिनको हम बदल सकते हैं, जो हमारे वश में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे वश में नहीं है। हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, हम चीज़ों को नहीं बदल सकते, हम वहाँ भी पावरलेस है। जो पहले कदम में पावरलेसनेस की बात कर रही है ये, वो सिर्फ अल्कोहल के ही मामले में नहीं है। तीसरे कदम में हम उन चीजों के सामने में भी अपनी हतबलता को स्वीकार करते हैं कि जो मेरे हक में नहीं है, जो मेरे हाथ में नहीं है। तो ऐसी डे टू डे लाइफ में आज भी बहुत सारी चीजें आज अनुभव में आती है। हर चीज मेरे मन के मुताबिक नहीं होती। मैं लोगों को बदलना चाहता हूँ, मैं परिस्थितियों को बदलना चाहता हूँ, सब कुछ मेरे मन के हिसाब से हो। और मनमानी वाला तो मेरा जीवन ही रहा, सेल्फ विल रन राइट, मेरी हिसाब से, मेरी मर्जी। लेकिन बहुत ही जल्दी दोस्तों एक के प्रोग्राम में आने के बाद में हम सबको ये सीखने को मिलता है, मैंने भी सीखा कि सब कुछ मेरे मन के मुताबिक होने वाला नहीं है। और यही चीजें तकलीफ दे है, यही मुझे परेशान करती है, यही मेरी सेरेनिटी को डिस्टर्ब करती है। मगर तीसरा कदम दोस्तों एक ऐसा कदम है कि जो मेरी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। आज मेरी सोबराइटी में तीसरा कदम एक बैकबोन है दोस्तों,
एक रीढ़ की हड्डी, जो मुझे जब भी भाव इमोशनल टर्मोइल्स आते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं, जब भी मेरे मन के विपरीत होता है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं होता, चाहे वो लोग मेरे हिसाब से ना चले या परिस्थितियां मेरे हिसाब से ना हो, उस वक्त कहीं तो भी मुझे इमोशनली फिट रहने में ये कदम मदद करता है। तुरंत ही मुझे एक्सेप्टेंस लाना पड़ता है, तेरी मर्जी, मेरे हिसाब से नहीं होने वाला, सब कुछ मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं होने वाला, लेट गो लेट गॉड कर देना जहां भी मन के विपरीत चीजें होती है। तो एक तीसरा कदम जो है आज मेरी जिंदगी में शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है। जैसा टू व्हीलर फोर व्हीलर में एक शॉक एब्जॉर्वर लगा है, जिसी की वजह से दोस्तों कभी अगर स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, तो हमारी कमर नहीं टूटती, क्योंकि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा कदम हमारी सोबराइटी के लिए ऐसे ही शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है कि जितना ये जो कदम है हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हमारा मजबूत होता है, उतना ही हम बड़े से बड़े छोटे से छोटे झटकों से उबर सकते हैं। 15 साल की सोबराइटी में ऐसा नहीं है कि सब आल बेल बहुत अच्छा अच्छा ही हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि जो मानसिक तनाव देने वाली थी, परेशानियों में डालने वाली थी। अनगिनत ऐसे उदाहरण मेरी जिंदगी में इन 15 सालों में हुए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम पर भरोसा होने की वजह से, और खास तौर पे ये जो तीसरा कदम है कि अपना मन और जीवन ईश्वर के हवाले सौंप देना, मतलब जैसी परिस्थिति है उसको कबूल कर लेना, हंसते हंसते कबूल कर लेना, तो उसकी वजह से दोस्तों कहीं तो भी मेरा जो अंदर से मैं हिला नहीं कभी। ये पिछले लॉकडाउन में, कोरोना में, सेकंड वेव में मेरा पूरा परिवार हम क्वारंटाइन रहे। 2 साल का मेरा लड़का, 10 साल की लड़की, 67 साल की मेरी माँ, बीवी, मैं एक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रहे, जब लाखों लोग कहीं तो भी जान से चले गए। 2 साल के कोरोना लॉकडाउन में आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, हेल्थ इशू भी आए, कई अनगिनत ऐसे निजी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई। शुरू के 5 सालों में तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने थे, क्योंकि मेरा धंधा ही कहीं तो भी उठ नहीं पा रहा था, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन लगता था कि यार दारू से तो दूर हो गए, लेकिन बाकी चीजें कैसा। शादी के लिए भी 2 साल लग गए, ए में आने के 2 साल के बाद मेरी शादी हुई। उस वक्त उस तक तब तक कभी काफी मैं रिजेक्ट हो चुका था। तो अनगिनत प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में आए, लेकिन इस प्रोग्राम के प्रति मेरा जो विश्वास था, मेरी जो श्रद्धा थी, ये कहीं तो भी कभी डिगी नहीं। और मैंने पूरी श्रद्धा इस प्रोग्राम पे रखी, इन 3 कदमों पे मैंने काम किया ईमानदारी से, जिसी का नतीजा है दोस्तों कि मेरी सोबराइटी कायम रही और मेरी सेरेनिटी भी कायम रही। पहला कदम हमको सोबराइटी देता है, तो दूसरा और तीसरा कदम हमको सेरेनिटी देता है। बड़े साफ तौर पे लिखा है कि बाकी के 12 कदमों पे भी अगर हमको चलना है, तो तीसरे कदम का महत्व बहुत ज्यादा है। जितना हमारा तीसरा कदम परफेक्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, उतना ही दोस्तों हम बाकी कदमों पे भी आसानी से काम कर सकेंगे। मैंने जैसा बताया कि आज मेरी तीसरा कदम एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे ही मन के विपरीत कुछ चीजें हो जाती है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होता, चाहे वो लोगों के मामले में हो या परिस्थितियों के मामले में हो, तुरंत मैं तीसरे कदम को अपना लेता हूँ, तुरंत मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तुरंत लेट गो लेट गॉड कर लेता हूँ। और जिसकी वजह से कहीं तो भी एक भावनात्मक जो संयम है वो बना रहता है। हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू कहते हैं दोस्तों, दारू की दूरी के बाद में क्या, दारू की दूरी के बाद में नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोबराइटी, यानी दारू की दूरी के बाद अगला पड़ाव है भावनात्मक संयम। अगर भावनात्मक संयम डेवलप नहीं हुआ, तो हम छोटी छोटी चीजों से नाराज होकर दारू के अड्डे पे जा सकते हैं, और दारू अगर नहीं पिएंगे तो भी हम जीने का आनंद नहीं ले पाएंगे, जॉय ऑफ लिविंग। मैंने ऐसे अनगिनत ए के मेंबरों को देखा हूँ कि बहुत ही खराब परिस्थितियों में या बड़ी बड़ी घटनाएं उनकी जिंदगी में हुई, लेकिन दोस्तों उनकी सोबराइटी टस से मस नहीं हुई, वो बिल्कुल बने रहे। और ऐसे ही ओल्ड टाइमर मेरी प्रेरणा है। आज मैं भी उनके ही जैसा बनना चाहता हूँ, और उसका रास्ता एक ही है, 12 कदम। 12 कदमों पे मैं काम करता हूँ। तो आज मैं खुद देखता हूँ दोस्तों, कितने भी इमोशनल टर्मोइल मेरी जिंदगी में आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मैं अंदर से हिलता नहीं, मैं स्टेबल रहता हूँ। और यही चीजें दोस्तों मुझे सोबर भी रखती है और चित्त शांति भी देती है। थैंक यू।